नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम किसानों को लेकर लगातार हम आपको अपडेट दिखाते हैं। साथ ही अगर बात करें जिस तरीके से हर साल अफीम सलाहकार समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाती है, इस साल भी जिस तरीके से अफीम पॉलिसी 2026-27 को लेकर बैठक जो है मंगलम रिसोर्ट में की जा रही है, जहां पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी अंदर मौजूद है। साथ ही अगर बात करें राज्यसभा सांसद बंशीलाल जी अंदर मौजूद है, सांसद सुधीर जी अंदर मौजूद है और अंदर बैठक की जा रही है। किसानों से हमने बात की, सांसद से हमने बात की, राज्यसभा सांसद से हमने बात की, तो उन्होंने भी ये कहा कि किसानों की जो बातें हैं वो अंदर हम रखेंगे। ऐसे में बात करें तो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में मौजूद है पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यशपाल जी, जो लगातार अपने किसानों की आवाज को उठाते हैं और वो भी जो है कहीं ना कहीं वित्त मंत्रालय तक जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यशपाल जी, आपका स्वागत है। आज महत्वपूर्ण बैठक जो है यहाँ पर की जा रही है नीमच मंदसौर अफीम किसानों को लेकर। किस तरीके से आप इस बैठक को सोचते हैं और किस तरह की बातें इस बैठक में किसानों को लेकर होनी चाहिए? नहीं, देखिए नवीन जी, जिस प्रकार से अफीम की फसल का जो काम है वो आज का नहीं, वर्षों वर्षों पुराना है। ब्रिटिश हुकूमत के समय से मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में अफीम की खेती होती थी। लोकतंत्र प्रजातंत्र में नारकोटिक्स ब्यूरो के माध्यम से, वित्त मंत्रालय के माध्यम से उनके नियंत्रण में लाइसेंसी किसानों को पट्टे दिए जाते हैं और वे इसका उत्पादन करते हैं। और अफीम की फसल ये जीवन रक्षक है और इस जीवन रक्षक में जो जो, जो दर्द निवारक दवाइयां होती है वो दवाइयां इसमें बनती है। और ये बात भी सही है कि पिछले 5-6 दशकों को अगर आप अध्ययन करेंगे तो एक दौर था जब अफीम के अधिकारी किसानों को बेचने के लिए भी नहीं कहते थे। व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद केंद्रों पर नहीं हुआ करती थी। मनमानी दादागिरी अफीम के अधिकारियों की हुआ करती थी। किसी भी सूरत में अफीम के किसानों की बातों को नहीं सुना जाता था। वे अपमानित होते थे, वे डरे हुए थे, वे सौम्य हुए रहते थे। लेकिन तब से, जब से भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, पिछले 12 वर्षों में लगातार अभिवृद्धि हुई है, सुविधाएं बढ़ी है, किसानों के पट्टे बढ़े हैं। लेकिन किसानों का अभी भी जिस प्रकार से जो रचनात्मक सुधार होता है, उन सुधारों की तरफ जनप्रतिनिधियों की जो सलाहकार समिति होती है, वह सलाहकार समिति में जो मिनट्स बनते हैं, मेरा सिर्फ यही निवेदन है आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि जनता की आवाज बन करके जब सांसद और विधायक उस कमेटी में बैठते हैं, यह परामर्श राष्ट्रीय समिति है, इसका ये मायना नहीं रखा जाना चाहिए कि उनके परामर्श को हम स्वीकार करें या ना करें, क्योंकि लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद, विधायक मैदानों में जाते हैं, मैदानों में घूमते हैं और वे किसानों की बातों को अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इस सलाहकार समिति में कृषि विशेषज्ञ भी होते हैं, किसान भी होते हैं। इन सबकी बातों को गंभीरता से सुनना चाहिए और मिनट्स उसी प्रकार से तैयार होना चाहिए जिस प्रकार से टेबल पे चर्चाएं होती है, टेबल पर बातें आती है। लेकिन ऊपर जाकर के जिस प्रकार से उनकी अनदेखी कर दिया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि परामर्श समिति का ये मायना नहीं निकालना चाहिए कि आपकी परामर्श माने या ना माने। आपके परामर्श जनता के प्रतिनिधियों के और किसान प्रतिनिधियों के परामर्श में यदि दम है, उससे व्यवस्थाओं में सुधार होता हो, तो निश्चित रूप से भारत की सरकार के नारकोटिक्स विभाग के उच्च अधिकारियों को और केंद्रीय मंत्री भी को और केंद्रीय राज्य मंत्री को भी इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्योंकि अफीम का जो मामला है नवीन भाई, ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं होता है, ये हमारे मध्य प्रदेश में भी, नीमच, मंदसौर, राजस्थान में कोटा, चित्तौड़, निमाड़ा, बहुत सीमित क्षेत्र में अफीम का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में आंशिक है, अन्य राज्यों में नहीं होता है। ऐसे अगर ध्यान लगाया जाए तो 2-3 स्टेट्स के, 2-3 राज्यों के 10, 15, 20, 25 जिलों से ज्यादा में अफीम की खेती नहीं होती है। इसके ऊपर नियंत्रण भी किया जा सकता है, इसको और अच्छे ढंग से रेक्टिफाई किया जा सकता है। इसमें और अध्ययन करके अफीम के किसानों को किस प्रकार से विश्वास में लेकर के भारत की सरकार के नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी किस प्रकार से सामंजस्य बिठा करके समस्याओं का यदि समाधान करे। और किसान तो तैयार बैठा है। मध्य प्रदेश की जलवायु इतनी बेहतर है, माटी इतनी अच्छी है, मिट्टी इतनी अच्छी है कि यहाँ पर हिंदुस्तान की सर्वाधिक गुणवत्ता वाली और अत्यधिक यील्ड वाली, अत्यधिक उत्पादन वाली अफीम यहाँ पर होती है। और जब अफीम यहाँ पर अच्छी होती है तो भारत की सरकार का नारकोटिक्स विभाग भले ही 65% और 70% का अगर कहता है तो दिए जाने का, लेकिन उसी को अगर आप देखें तो 80, 85, 90% तक अफीम का उत्पादन किसान जमा कराता है। तो ये देखा जाए कि अगर सरकार की पॉलिसी में जितना आप औसत मांग रहे हैं, उस औसत से भी ज्यादा अफीम किसान देता है। जब किसान दिए चला जाता है, उसकी सुविधाओं में भी इजाफा होना चाहिए, उनकी बात तो सुनना चाहिए।
ये नहीं मानते आप दबी जुबान किसानों की आवाज कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे क्योंकि पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपने कई बार लेटर जो वित्त मंत्रालय तक लिखे, आपने किसानों की पीड़ा लेकर, चाहे बात की जाए शशांक यादव घुसकांड की बात की जाए, उसमें भी आपने तेजी से जो है सीबीआई जांच की मांग की थी। और इसके बाद अगर बात करें जिस तरह की आज आपने एक ट्वीट किया जहां पर कहा कि आखिर नारकोटिक्स विभाग जो आरोपी है उनके फोटो और उनके नाम क्यों शो नहीं करता है, गाड़ी के नंबर क्यों छुपाए जाते हैं, ये ट्वीट शायद आपने किया है। तो किस तरीके से नारकोटिक्स विभाग को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और ये बात भी इस बैठक में रखनी चाहिए। मैंने 31 मई को नारकोटिक्स ब्यूरो को ही टेक करते हुए और उसको मैंने एक ट्वीट किया था 31 मई को, और मैंने यही कहा था कि यह अंतर और विरोधाभास क्यों। नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों को जब मध्य प्रदेश की पुलिस पकड़ती है तो अपराधियों के नाम, जब्त वाहन, स्थान आदि की जानकारी सार्वजनिक की जाती है, लेकिन नारकोटिक्स ब्यूरो विभाग का आगमन होता है, स्थानीय पुलिस को जानकारी देते नहीं है और तस्कर करने वाले तस्करों को पकड़ती भी है। हम तस्करों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम मादक द्रव्य पदार्थ की तस्करी करने वालों का हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक ड्रोन में रहना चाहिए कि नारकोटिक्स विभाग ने किस स्थान पर जब्त करी है, कितनी जब्त करी है, कौन से उसमें वाहन थे, सब गोलमाल रखते हैं। पता नहीं उनकी एफआईआर, पता नहीं उनकी कार्रवाई कब पब्लिक ड्रोन में आती है। बड़ी बात कही है। आप इस बैठक में किस तरह सोचते हैं किसानों की बड़ी बात है 829 धारा जैसे आप भी उठाते आ रहे हैं, एनडीपीएस से डोला चोला बाहर निकालने के बाद अंग्रेजों के जमाने से किसानों को जो भाव मिल रहे हैं अफीम के वही मिल रहे हैं, बढ़ाए नहीं जा रहे हैं। किसान जो है सीपीएस पद्धति को खत्म करके लूनी चीनी पद्धति ही मांग कर रहा है। तो आप मानते हैं कि ये बातें किसानों की जो है प्रमुखता से पॉलिसी आने वाली पॉलिसी में होनी चाहिए। नहीं, देखिए 1984 के दशक में जब अफीम का जो एक्ट आया था उसके बाद उसके ऊपर कभी पुनर्विचार नहीं किया गया है। तत्कालीन सांसद बाल कवि बैरागी जी के दौर में जिस प्रकार से ये कड़ा कानून बना, ये काला कानून बना, ये कानून बना बिल्कुल ठीक है कि बना, हम इसका स्वागत कर रहे हैं, इसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि तस्करों के खिलाफ एक कानून बना, ये मादक द्रव्य के जो अपराधी उनके खिलाफ बना है। लेकिन अगर उसमें 829 के बारे में अगर पुनर्विचार, दिक्कत इस बात की है कि पुलिस प्रशासन हो, नारकोटिक्स विभाग हो, ये एक अपराधी को पकड़ते हैं और 100 अपराधी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, खंगालने की कोशिश करते हैं। उनको उनके नाम पर ये सूचना भेजी जाती है इनके दलालों के माध्यम से कि तुम्हारा भी नाम है, आओ वेलकम। अभी क्यों बुलाते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन आखिर अगर एक अपराध कोई मर्डर करता है, किसी की हत्या करता है, तो जो हत्या करता है उसी को पकड़ा जाता है, उसके साथ लाइन लंबी थोड़ी लगाई जाती क्या। लेकिन उसमें लाइन लंबी लगाई जाती है और लंबी लाइन जब लगती है तो आदमी डरता भी है, भय भी खाता है, परेशान भी होता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सब तरह से ठगा महसूस किया जाता है। 1984 के दशक में जो कानून बना और उस कानून में अगर कुछ विसंगतियां है तो मैं तो यही मांग करूंगा कि उसको पुनर्विचार किया जाना चाहिए। कानूनों में, विधेयकों में संशोधन नहीं होते हैं क्या? स्थायी लकीर हो गई कि 1984 में जो अफीम का एक्ट पास हो गया है और उसका मिसयूज हो रहा है, अगर उसका दुरुपयोग हो रहा है तो कानून की सब जो संशोधित जो उसमें क्लास होते हैं उस क्लास को कहीं ना कहीं अंदर रखते हुए उसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। तो सुना आपने, ये थे यशपाल जी, इनसे हमने बात की किस तरीके से किसानों की बात जो है उन्होंने रखी और इस बैठक में क्या क्या चर्चा होनी चाहिए, किस तरीके से बैठक में मुद्दे होने चाहिए, ये तमाम बातें इस बैठक में रही है। इसे लेकर हम लगातार अपडेट दिखा रहे हैं और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।